सभी बच्चों को नमस्कार। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट देखा मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र। उसके बाद हमने अध्ययन किया जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि। चैप्टर नंबर थर्ड में अपन पढ़ रहे थे जनसंख्या संगठन यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होती है ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। लिंगानुपात क्या है, किसी भी प्रदेश के लिंगानुपात को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये सारी जानकारी हमने ले ली है। फिर उसके बाद में लिंगानुपात विश्व का कितना है, सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है और न्यूनतम लिंगानुपात किसका है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात में हमने देखा था लेटविया का नाम, न्यूनतम लिंगानुपात में हमने देखा था संयुक्त अरब अमीरात। उसके बाद हमने जनसंख्या संगठन में कौन कौन से बिंदुओं का अध्ययन करते हैं वो जानकारी हमने ली। स्त्री पुरुष जनसंख्या, किसी भी प्रदेश के अंदर स्त्री पुरुष जनसंख्या कितनी है, लिंगानुपात कितना है, आयु जो संरचना वो कैसी है, युवा वर्ग में कितने हैं, बाल्यावस्था में कितने हैं और वृद्धावस्था में कितनी जनसंख्या, ये सारी बातें हमने पढ़ी। उनके व्यवसाय के बारे में, शिक्षा, धार्मिक संगठन, आवासों के प्रकार, एक प्रदेश की दूसरे प्रदेश से आवासों में किस तरह की भिन्नता है, ये सारी जानकारी हमने जनसंख्या संगठन में जब हमने परिचय पढ़ा था उस समय देखी थी। जनसंख्या संगठन में एक जो घटक है आयु संरचना, उसके ऊपर अपन फोकस करेंगे। ये लेसन नंबर थर्ड का पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट 3 अपलोड हो चुका है पहले, ये पार्ट 2 है, कुछ पोर्शन शेष रह गया, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आप ही के अंदाज में। आयु संरचना जैसे नाम से परिचित हो रहा है या नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, आयु संरचना का मतलब होता है किसी भी प्रदेश की जनसंख्या में किस आयु वर्ग में कितने लोग निवास करते हैं। तो सामान्य सी अगर आपसे इसमें शब्दावली पूछ ले कि शब्दों का अर्थ क्या है या शाब्दिक अर्थ क्या है, तो अपन कहेंगे किसी प्रदेश में विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की जो संख्या है वो उस प्रदेश की क्या होती है, आयु संरचना होती है। अब किसी भी प्रदेश की जनसंख्या में आयु संरचना का निर्धारण क्यों आवश्यक है, यानी उसका महत्व क्या है। तो किसी भी प्रदेश की जनसंख्या में जब हमें ये पता चल जाएगा कि आयु संरचना क्या है, तो हम इस बात को डिसाइड कर पाएंगे कि उस जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग जो है वो कार्यशील हैं यानी काम करते हैं यानी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और कितने प्रतिशत लोग उन कार्यशील जनसंख्या के ऊपर आश्रित हैं। तो अगर अपन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि आयु संरचना किसी भी प्रदेश की जनसंख्या में निर्धारित करने के लिए क्यों आवश्यक है या उसका महत्व क्या है, तो ध्यान रखना महत्व है कार्यशील जनसंख्या और आश्रित जनसंख्या का अनुपात क्या है किसी भी प्रदेश में, इसका अनुमान लगाने में, या किसी भी प्रदेश के विकास की परिचायक जो है वो आयु संरचना है, इस बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो आयु संरचना का महत्व अगर अपन को लिखना पड़े तो अपन लिखेंगे कि कार्यशील जनसंख्या व आश्रित जनसंख्या का अनुपात जो है उसका पता लगाने में, अनुपात का पता लगाने में, तो किसी भी प्रदेश की जनसंख्या में हम कार्यशील जनसंख्या और उसके ऊपर आश्रित जनसंख्या के अनुपात का पता इस आधार पर लगा सकते हैं, या यूँ माने आयु संरचना किसी प्रदेश के विकास की क्या होती है, घोतक होती है, परिचायक होती है। तो ये सारी बातें हमने देखी। इन सिंपली आयु संरचना अगर अपन देखें तो उसको अपन 3 भागों में पार्ट में डिवाइड करेंगे, बाल आयु वर्ग, वयस्क आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग। बाल आयु वर्ग में कितने वर्ष के लोगों को शामिल करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, 0 से 14 वर्ष तक की आयु की जनसंख्या जो है वो बाल आयु में है। 15 से 59 वर्ष तक की जो आयु वर्ग की जनसंख्या है वो वयस्क आयु वर्ग में है, और 60 से प्लस वाले जितने भी लोग हैं वो वृद्ध आयु वर्ग में शामिल हैं। हालांकि आप ये बात की जानकारी आप नाम से स्पष्ट है
कि इन तीनों वर्गों में कार्यशील ग्रुप कौन सा है, यानी जो व्यवसाय से जुड़ा है या जो काम करता है, तो वो वयस्क आयु वर्ग जो है यानी 15 से 59 वर्ग, ये कार्यशील जनसंख्या होती है किसी भी प्रदेश की। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि किसी भी प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या कौन सा वर्ग जो है वो उसका नेतृत्व करता है, तो वयस्क आयु वर्ग उसका नेतृत्व करता है, और उसके आयु कितनी होती है 15 से 59 वर्ष। तो अपन यूँ मान लें आयु वर्ग में जो वयस्क आयु वर्ग है वो है कार्यशील जनसंख्या। अपन को पता है कार्यशील जनसंख्या पर बाल आयु वर्ग भी आश्रित है और वृद्ध आयु वर्ग भी आश्रित है। तो किसी भी प्रदेश की ये जो दोनों वर्ग हैं ये इस कार्यशील वर्ग या कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित हैं। तो अगर हमसे ये पूछ लिया जाए आश्रित जनसंख्या कौन से वर्गों वाली है, तो बाल आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग, यानी ये बच्चे और जो बूढ़े हैं ये दोनों आश्रित हैं किन पर, जो कार्यशील जनसंख्या उन पर। तो यहाँ से थोड़ा सा हमें इस बात का जानकारी या परिचय होना आवश्यक है कि आयु वर्ग में 3 बातों को पढ़ते हैं, बाल आयु वर्ग, वयस्क आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग। बाल आयु वर्ग में 0 से 14, वयस्क आयु वर्ग में 15 से 59 और वृद्ध आयु वर्ग में 60 प्लस वाले जो व्यक्ति हैं या 60 से ऊपर उम्र वाले जो व्यक्ति हैं वो इसमें शामिल हैं। वयस्क आयु वर्ग को अपन कार्यशील जनसंख्या में शामिल करेंगे, वृद्ध आयु वर्ग और बाल आयु वर्ग दोनों को आश्रित जनसंख्या में अपन शामिल करेंगे। यानी ये जो दोनों जनसंख्या हैं बाल आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग, ये किस तरह की जनसंख्या अपन मान ले, तो ये है आश्रित जनसंख्या, जो किस पर आश्रित है, कार्यशील जनसंख्या पर। उसके बाद थोड़ा सा एक बात और अपन यहाँ पर परिचय देखें या जानकारी लें कि अगर किसी भी प्रदेश में युवा वर्ग की अगर जनसंख्या ज़्यादा है, इसका मतलब नौजवान ज़्यादा है, तो नौजवान ज़्यादा क्यों कब होंगे या कब होंगे, जब जन्म दर क्या होगी, उच्च। या सीधा यूँ मान ले, थोड़ा हमें दिमाग में ही ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिस प्रदेश में जन्म दर उच्च होगी वहाँ युवा वर्ग की जनसंख्या अधिक होगी। और ऐसी परिस्थिति कहाँ बनती है, तो ऐसी परिस्थिति बनती है विकासशील देशों में। थोड़ा इसको उल्टा सोचें, अगर वृद्ध जनसंख्या कम है, इसका मतलब क्या है, वृद्ध जनसंख्या कम है यानी जन्म दर क्या है, कम है, और जन्म दर कम और वृद्ध जनसंख्या जो है वो अधिक। सॉरी, इसमें थोड़ा सा हमें याद रखना है, किसी भी प्रदेश में अगर बुजुर्ग लोगों की संख्या अधिक है यानी वृद्ध जनसंख्या अधिक है, तो इसका मतलब बच्चे कम है यानी जन्म दर क्या है, कम, और जन्म दर कम और वृद्ध जनसंख्या अगर ज़्यादा है तो ऐसी परिस्थिति बनती है विकसित देशों में। थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है। या अपन सीधे ये कहें कि विकासशील देशों में युवा जनसंख्या ज़्यादा होती है, जबकि जितने भी विकसित देश हैं उनमें वृद्ध जनसंख्या सामान्य से क्या होती है, अधिक। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक अनुमान लगा ले कि युवा वर्ग जो है वो विकासशील देश और जो वृद्धावस्था वाले जो जनसंख्या है वो विकसित देशों में सामान्यतः प्रतिशत क्या होती है, ज़्यादा होती है, तुलना अगर करें दोनों की। तो एक पॉइंट यहाँ से अपन को डायरेक्ट याद रखने लायक बिंदु है कि विकासशील देशों में युवा जनसंख्या ज़्यादा होती है, जबकि विकसित देशों में वृद्ध जनसंख्या जो है ज़्यादा होती है। तो ये एक सामान्य से जानकारी थी, परिचय था किसका, आयु संरचना। तो फटाफट अगर अब इसको रिवाइज करें तो नाम से ही परिचित है, विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या कितनी है वो आयु संरचना कहलाती है। हमसे पूछ लिया जाए इसका महत्व क्या होगा, तो ध्यान रखना कितने लोग कार्यशील हैं और कितने लोग आश्रित हैं, इस बात की जानकारी इससे मिल जाती है। या किसी भी प्रदेश की विकास की जो अच्छी परिचायक है वो उसकी आयु संरचना होती है। आयु वर्ग 3 अपन बनाएंगे, बाल आयु वर्ग, वयस्क आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग अपन बनाएंगे। बाल आयु वर्ग में 0 से 14 है, वयस्क आयु वर्ग में 15 से 59 के और वृद्ध आयु वर्ग में 60 प्लस वाले जो व्यक्ति हैं वो इसमें शामिल हैं। युवा वर्ग को कार्यशील जनसंख्या मानेंगे किसी भी प्रदेश की, जबकि वृद्ध आयु वर्ग और बाल आयु वर्ग को सामान्यतः आश्रित जनसंख्या के अंदर काउंट करते हैं। अगर जन्म दर ज़्यादा है तो युवा वर्ग ज़्यादा होगा, ऐसी परिस्थिति विकासशील देशों की है। अगर जन्म दर कम है तो वृद्ध जनसंख्या ज़्यादा होगी और ऐसी परिस्थिति बनती है विकसित देशों में। यानी विकासशील देशों में युवा जनसंख्या ज़्यादा, जबकि विकसित देशों में वृद्ध जनसंख्या सामान्यतः क्या होती है, ज़्यादा। तो ये था आयु वर्ग। इसके बाद अपन देखेंगे आयु लिंग पिरामिड, यानी किसी भी प्रदेश में लिंग और आयु के अनुसार जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है। तो थोड़ा आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक अपन देखते हैं। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। जनसंख्या संगठन में आयु लिंग पिरामिड एक छोटा सा टॉपिक है, आयु लिंग पिरामिड। इससे संबंधित अगर सवाल हमसे पूछा जाए तो उसका जवाब कैसे लिखेंगे। तो आयु लिंग पिरामिड जैसे शब्द से ही परिचित
परिचय मिल रहा है। आयु मतलब इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा है आयु वर्ग, लिंग यानी इससे पहले वाला टॉपिक लिंगानुपात। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ कोई ना कोई आरेख बनाया जाएगा जिसमें आयु और लिंगानुपात दोनों को एक साथ दर्शाएंगे, या अपन ये कह दें विभिन्न आयु वर्ग में लिंगानुपात को दर्शाने वाला जो आरेख है वो क्या कहलाएगा, आयु लिंग पिरामिड। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली सी बात नहीं है, कोई शब्दों से ही स्पष्ट हो रहा है आयु लिंग पिरामिड, यानी ऐसी कोई आरेख अपन बनाएंगे जिसमें आयु के साथ साथ यानी विभिन्न आयु वर्गों के साथ साथ उन आयु वर्गों में पुरुष कितने महिला कितने दोनों जानकारियाँ एक साथ मिलेंगी। तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि विभिन्न आयु वर्गों में महिला पुरुष की संख्या का जो आरेखीय निरूपण है वो उस प्रदेश का क्या कहलाएगा, आयु लिंग पिरामिड। जैसे मैंने पहले ही बताया था, आयु लिंग पिरामिड अपन क्यों तैयार करते हैं, क्यों बनाते हैं। अगर हमें थोड़ा बहुत लिखना पड़े तो अपन लिखेंगे कि ये जो आरेख है या ये जो पिरामिड है उसकी कोई ना कोई निश्चित क्या बनेगी, आकृति, और वो जो आकृति है वो उस प्रदेश की जनसंख्या की विशेषताओं को हमें बताएगी, यानी किसी भी प्रदेश की जनसंख्या में कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसका परिचय हमें उस पिरामिड की आकृति से मिलेगा। थोड़ा सा अपन ले लेते हैं परिचय, पिरामिड बनाएंगे कैसे। तो ध्यान रखना, जब अपन पिरामिड बनाएंगे तो इस तरह से दो लाइनें खींचेंगे, ये एक्स वाई, ये एक्स एक्स पे अपन लिखेंगे कुल जनसंख्या प्रतिशत, वाई एक्स पे लिखेंगे अपन आयु वर्ग वर्ष, बीच में से एक लाइन और खींचेंगे, वहाँ लिखेंगे 0, इधर प्रतिशत बढ़ेगी और उधर प्रतिशत बढ़ेगी। ये इस लाइन का बायां भाग हो गया, वो उस लाइन का दायां भाग हो गया। बाएं भाग में पुरुषों की जनसंख्या को दिखाएंगे और दाएं भाग में महिलाओं की जनसंख्या को दिखाएंगे। तो कहने का मतलब कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा अपन इस पर फोकस कर लेते हैं। जब भी आयु लिंग पिरामिड अपन बनाएंगे तो बाएं भाग में पुरुष जनसंख्या का निरूपण करेंगे, दाएं भाग में यानी उस साइड महिला जनसंख्या का निरूपण करेंगे। अक्स अक्स यानी नीचे वाली लाइन पे कुल जनसंख्या प्रतिशत अपन लिखेंगे, वाई एक्स यानी इस लाइन के ऊपर आयु वर्ग वर्ष लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 0 से 4 वर्ष वाले, 5 से 10 वर्ष वाले, तो इस बॉक्स में तो आ जाएंगे 0 से 4 वर्ष वाले पुरुष और उस बॉक्स में आ जाएंगे 0 से 4 वर्ष वाली महिलाएं, यानी इस आरेख में आयु वर्ग भी आ जाएगा और लिंगानुपात भी आ जाएगा। हमारे इस अध्याय चैप्टर के अंदर 3 प्रकार के पिरामिड हैं, या 3 प्रकार की पिरामिडों की आकृति है, जो एक विस्तारित जनसंख्या को परिचायक, एक स्थिर जनसंख्या का परिचायक है और एक घटती या ह्रासमान जनसंख्या का परिचायक है। यानी 3 प्रकार के पिरामिड अपन इस चैप्टर में या इस पॉइंट में पढ़ेंगे। विस्तारित जनसंख्या से संबंधित, स्थिर जनसंख्या से संबंधित, घटती या ह्रासमान जनसंख्या को निरूपित करने वाले पिरामिड। तो ध्यान रखना, ये पिरामिड कैसे बनाते हैं, अपनी किताब में अनेक प्रदेशों के पिरामिड बनाए हुए हैं, उनको थोड़ा सा अपन देख लें, या उनके ऊपर आप जब उनको देखोगे तो स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह से हमें आरेख बनाने हैं, बीच में से लाइन खींचनी है, यहाँ 0 ड्रॉ करना है, इधर पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ेगा, उधर महिलाओं जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ेगा और इधर अपन लिखेंगे आयु वर्ग। जैसे मान लीजिए अपन की काल्पनिक बात अगर करें कि 0 से 4 साल में या 0 से 4 वर्ष वाले पुरुष जनसंख्या वो 19% है, तो हमने इस लाइन को 19 तक खींचा और एक इस तरह से स्तंभ बना दिया। तो ये जो स्तंभ है 19% वाला, ये पुरुषों का है, कितनी आयु वर्ग में, 0 से 4। इसी तरह से महिलाओं का बनाएंगे और मान लो कल्पना हमने की है कि ये 16% है या 16 से ज़्यादा है, तो इस तरह से इधर हमने एक स्तंभ बनाया 16% से ज़्यादा, तो ये 0 से 4 साल की महिलाओं को निरूपित करेगा। इसी तरह से मान लो अपन कल्पना करें कि 5 से 10 आयु वर्ग में 15% है, तो यहाँ मैंने 15 तक एक स्तंभ बनाया, और उधर मान लो मैं 13% बता रहा हूँ तो 13% तक एक स्तंभ बनाया। तो देखो यहाँ पर आपको जनसंख्या का प्रतिशत भी मिल रहा है और जनसंख्या कौन सी आयु वर्ग में है, ये दोनों चीज़ें मिल रही हैं। तो इस तरह से काल्पनिक अपन इस तरह से स्तंभ बनाते जाएंगे, इस तरह से जैसे ये पुरुषों का है, इधर अपन महिलाओं का बना दे, फिर ये उधर पुरुषों का है, इधर महिलाओं का बना दे, इधर पुरुषों का है, इधर महिलाओं का बना दे। तो जब इस तरह से अपन स्तंभ बनाएंगे तो इन स्तंभ के जब कोनों को आपस में मिलाएंगे तो कुछ आकृति हमें बनती हुई दिखाई देगी, और यही जो है पिरामिड की आकृति, ये किसी भी प्रदेश की जनसंख्या की विशेषताओं को बताती है। हमारे इस अध्याय में कौन कौन से पिरामिड हैं
यानी बढ़ती हुई जनसंख्या को दर्शाने वाले, स्थिर जनसंख्या को दर्शाने वाले, या घटती और ह्रासमान जनसंख्या को दर्शाने वाले पिरामिड हैं। हालांकि यहाँ से बोर्ड परीक्षा में कोई महत्वपूर्ण सवाल नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि किस प्रदेश का या किस देश का जनसंख्या जो है वो विस्तारित जनसंख्या है, किस प्रदेश की स्थिर जनसंख्या है, या किस प्रदेश के पिरामिड कौन कौन सी आकृति में है। तो ये थोड़ा सा हल्का सा पॉइंट हमने पढ़ा। आयु लिंग पिरामिड का मतलब होता है कोई आरेख है जिसमें आयु वर्ग के साथ साथ लिंगानुपात भी शामिल है, यानी विभिन्न आयु वर्गों में महिला और पुरुष की संख्या का आरेखीय जो निरूपण है वो किसी भी प्रदेश की आयु लिंग पिरामिड की परिचायक है। किस पिरामिड की आकृति किसी भी प्रदेश की जनसंख्या की विशेषता को बताती है। बाएं भाग में पुरुष, दाएं भाग में महिला, एक्स एक्स यानी नीचे वाली लाइन के ऊपर अपन लिखेंगे कुल जनसंख्या प्रतिशत, और ऊपर वाली लाइन पे पर लिखेंगे आयु वर्ग वर्ष, यानी वो जो महिला या पुरुष है वो कितने आयु वर्ग वाले वर्ष में आते हैं। हमारे टॉपिक के अंदर 3 तरह के पिरामिड हैं, विस्तारित जनसंख्या को दर्शाने वाले, स्थिर जनसंख्या और घटती हुई जनसंख्या। तो थोड़ा सा परिचय अपन विस्तारित, स्थिर और घटती जनसंख्या के पिरामिड पर भी कर लेते हैं। तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चे, इससे आगे देखते हैं। हमने बात की थी कि हमारे सिलेबस के अंदर या इस टॉपिक के अंदर लिंग आयु पिरामिड वो 3 प्रकार के हैं। ऐसे पिरामिड जो विस्तारित यानी बढ़ती जनसंख्या को बताते हैं, स्थिर जनसंख्या वाले पिरामिड, घटती या ह्रासमान जनसंख्या वाले पिरामिड। तो ये सारे तीनों पिरामिड हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। आप थोड़ा सा ये पढ़ने के बाद अपनी पाठ्य पुस्तक में इधर नाइजीरिया का एक पिरामिड दिया हुआ है, इधर ऑस्ट्रेलिया का एक पिरामिड दिया हुआ है, और उधर जापान का एक पिरामिड दिया हुआ है, उस पर थोड़ा सा फोकस कर ले। यहाँ से थोड़ी थोड़ी जानकारी अपन ले लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर अपन को मिलेंगी या कौन कौन सी बातें अपन को यहाँ से याद रखनी है। तो सबसे पहले अपन विस्तारित जनसंख्या के ग्राफ की बात करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया, आप जब उस पाठ्य पुस्तक में देखोगे तो इस तरह से एक्स एक्स उस पे कुल जनसंख्या का प्रतिशत लिखा है, वाई एक्स पे आयु वर्ग वर्ष लिखा है, बीच में एक लाइन खींच के 0 लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ पुरुष जनसंख्या और इधर लिखा हुआ है महिला जनसंख्या, और इस तरह से प्रतिशत लगा लगा कर 0 से 5, 5, 0 से 4, 0 से 5, इस तरह से पिरामिड बनाए हुए हैं। आप पेंसिल से जब उन पिरामिडों के शीर्षों को इस तरह से आपस में मिलाओगे, इस तरह से शीर्षों को आपस में मिलाओगे, तो उन शीर्षों को आपस में मिलाने पर किस तरह की आकृति बनती है, वो आकृति हमें बहुत सारी जानकारी देती है। जैसे मैं नाइजीरिया वाले आयु लिंग पिरामिड की अगर बात करूं, तो जब उनके स्तंभों को आप इस तरह से मिलाओगे तो जो पिरामिड की आकृति बनती है वो कैसी बनती है? त्रिभुजाकार। अब त्रिभुजाकार पिरामिड हमें कौन सी जानकारी दिखता है? ध्यान रखना, नीचे हमेशा कम जनसंख्या वाले जनसंख्या है, कम आयु वाली जनसंख्या है, जबकि ऊपर जब जाएंगे तो अधिक आयु वाली क्या है? जनसंख्या। जैसे मान लीजिए अपन विस्तारित जनसंख्या की बात करें, और विस्तारित जनसंख्या हमारे सिलेबस में किसका पिरामिड दिया हुआ है? नाइजीरिया का। तो नाइजीरिया की पिरामिडों को जब आपस में मिलाते हैं तो इसका आधार जो चौड़ा है, आधार चौड़ा होने का मतलब जो 0 से 4 वर्ष या निम्न आयु वर्ग की जनसंख्या वो ज़्यादा है, जबकि उच्च आयु वर्ग की जनसंख्या क्या है? कम। अब यहाँ से क्या क्या जानकारी मिलती है? आधार अगर चौड़ा है इसका मतलब कम आयु में जनसंख्या ज़्यादा है, इसका मतलब जनसंख्या जन्म दर क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ से आधार को देखकर थोड़ा सा ध्यान रखना, जो त्रिभुजाकार पिरामिड जो है वो विस्तारित जनसंख्या को व्यक्त करते हैं। हमें सवाल पूछा जा सकता है विस्तारित जनसंख्या के पिरामिड कैसे होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है वो होते हैं त्रिभुजाकार। यहाँ नाइजीरिया, बांग्लादेश और मेक्सिको, ये जो देश हैं, इनकी जो पिरामिड है वो है त्रिभुजाकार, यानी यहाँ बढ़ती हुई जनसंख्या का ये क्या करेंगे? निरूपण। आधार चौड़ा है इसका मतलब कम आयु में ज़्यादा जनसंख्या है, यानी उच्च क्या है? जन्म दर, यानी उच्च जन्म दर है, इसका मतलब ये हुआ निम्न आयु वर्ग में उच्च जनसंख्या उपस्थित है, जबकि उच्च आयु वर्ग में जनसंख्या क्या है? कम है। तो फटाफट हमें बताइए विस्तारित जनसंख्या का ग्राफ जो जनसंख्या को निरूपित करने वाले जो पिरामिड है
उसमें हमारे सिलेबस में नाइजीरिया का दिया हुआ है, आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार, और त्रिभुजाकार आकृति की जो पिरामिड है वो कैसी जनसंख्या को बताएंगे, विस्तारित जनसंख्या। इसका आधार इस बात को बताता है कि जन्म दर उच्च है, और जन्म दर उच्च है इस कारण निम्न आयु वर्ग में उच्च जनसंख्या उपस्थित है, जबकि उच्च आयु वर्ग में निम्न जनसंख्या उपस्थित है। तो ये हमने विस्तारित जनसंख्या का ग्राफ देखा। इसी तरह से जब आप ऑस्ट्रेलिया के पिरामिड देखेंगे और उन स्तंभों को मिलाएंगे तो इस तरह की आकृति बनती है। इस आकृति का जो शीर्ष है ऊपर से पैना है यानी सोंडाकार है, जबकि इसका आधार जो है वो इस तरह से है। यानी जब आप इस चीज को देखोगे तो हमें ऐसे लगेगा कि ये जो पिरामिड है इसकी आकृति कैसी है, घंटी नुमा। तो थोड़ा सा ध्यान हमें डायरेक्ट भी रखना है कि जो स्थिर जनसंख्या के पिरामिड होते हैं उनकी आकृति होती है घंटी नुमा, या घंटी नुमा पिरामिड जो है वो कौन सी जनसंख्या को निरूपित करते हैं, तो हमें ध्यान रखना है स्थिर जनसंख्या को। अच्छा, ध्यान रखना हमारे सिलेबस में यहाँ ऑस्ट्रेलिया का ग्राफ दिया हुआ, थोड़ा सा आप उस पर नजर मारेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान रखना, आप ये देखिए जन्म दर और मृत्यु दर पुरुषों में और महिलाओं में, जन्म दर और मृत्यु दर पुरुषों में और महिलाओं में लगभग क्या है, बराबर है। तो ये पिरामिड हमें इस बात की जानकारी दे रहा है कि यहाँ विभिन्न आयु वर्ग के अंदर जो है जन्म दर और मृत्यु दर लगभग क्या है, समान है। जन्म दर और मृत्यु दर का जो अंतर है वो ही जनसंख्या वृद्धि होती है। तो अपन ये कहें जनसंख्या जो है वो वृद्धि नहीं है, यानी लगभग जनसंख्या क्या है, स्थिर है। तो इस तरह के घंटी आकार के जो पिरामिड होते हैं वो हमें जन्म दर और मृत्यु दर में समानता को बताते हैं, यानी जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, यानी लगभग स्थिर है। हमारे सिलेबस में ऐसे ऑस्ट्रेलिया का जो पिरामिड है वो घंटी नुमा है, थोड़ा सा ध्यान रखना। उधर अगर अपन देखें स्थिर जनसंख्या के बाद घटती जनसंख्या या हासमान जनसंख्या के पिरामिड, तो ध्यान रखना हमारे सिलेबस में उधर नाइजीरिया का जापान का एक आयु लिंग पिरामिड दिया हुआ है। आप इन दोनों में अगर देखेंगे तो दोनों की आकृति लगभग सेम है, उसका भी शीर्ष सुंडाकार है, इसका भी शीर्ष सुंडाकार है, लेकिन ध्यान रखना इसका आधार जो है वो थोड़ा चौड़ा है और उसका आधार जो है वो क्या है, सकरा है। याद रखना, अगर नीचे नीचे की बात करें तो नीचे निम्न आयु वर्ग की जनसंख्या है, जबकि ऊपर बात करें तो उच्च आयु वर्ग की क्या है, जनसंख्या। अब जापान में आप देखिए निम्न आयु वर्ग की जनसंख्या बहुत कम है, इसका मतलब हुआ जन्म दर बहुत क्या है, कम है। तो ये आयु लिंग पिरामिड हमें कौन कौन सी बातों की जानकारी देता है कि निम्न जन्म दर है और निम्न ही क्या है, मृत्यु दर है। इसका मतलब दोनों ही कम है, तो वृद्धि कैसी हो गई, शून्य, या ये कहें लगभग वृद्धि कैसी होती है, ऋणात्मक, या ये कहें जननांगी संक्रमण अवस्था सिद्धांत हमने जब पढ़ा था तो ये कौन सी अवस्था को व्यक्त करता है, जननांगी संक्रमण सिद्धांत की तीसरी अवस्था को व्यक्त करता है। तो यहाँ इसका आधार सकरा होने का मतलब यहाँ निम्न जन्म दर और निम्न क्या है, मृत्यु दर। तो ये आकृति भी लगभग कैसी बनती है, घंटी के आकार की होती है, लेकिन इसका आधार क्या है, सकरा है। तो इस तरह से ये तीन जो है आयु लिंग पिरामिड हमारे सिलेबस में है। एक विस्तारित जनसंख्या का जो हमें इस बात की जानकारी देता है उच्च जन्म दर, निम्न आयु वर्ग में उच्च जनसंख्या, ऐसा ऑस्ट्रेलिया का जो है पिरामिड है, त्रिभुजाकार है। स्थिर जनसंख्या का जो पिरामिड है उसकी आकृति होती है घंटी नुमा। ऑस्ट्रेलिया का जो लिंग आयु पिरामिड है वो इस फेज में है, जो हमें बताता है कि लगभग जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में समानता है, यानी जनसंख्या लगभग क्या है, स्थिर है। घटती और हासमान जनसंख्या का जो आयु लिंग पिरामिड है वो भी सेम ऑस्ट्रेलिया के जैसा ही है, लेकिन इसका आधार सकरा है, जो इस बात को बता रहा है कि निम्न जन्म दर है, निम्न मृत्यु दर है। इसका मतलब जनसंख्या में वृद्धि नहीं है, यानी घटती हुई जनसंख्या है, यानी ऋणात्मक वृद्धि दर वाले देश हैं। और मैंने पहले भी कह दिया था जो विकसित देश होते हैं उनके अंदर जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है, कम, यानी वर्ग जनसंख्या क्या होती है, ज़्यादा। तो इस तरह के जो पिरामिड बनेंगे वो विकसित प्रदेशों के बनेंगे, जबकि इस तरह के जो पिरामिड है वो विकासशील देशों में देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखना फटाफट, त्रिभुजाकार आकृति का ग्राफ हमारे सिलेबस में नाइजीरिया का है, घंटीनुमा ऑस्ट्रेलिया का है, और घंटीनुमा जिसका आधार सकरा है वो जापान का है। ऑस्ट्रेलिया का जो ग्राफ है यही कहें त्रिभुजाकार ग्राफ जो है वो विस्तारित जनसंख्या का है, जबकि घंटीनुमा ग्राफ स्थिर जनसंख्या या घटती हुई जनसंख्या को निरूपित करता है। एक थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर जन्म दर में क्या होती है, कम, इसका मतलब ये हुआ बच्चे कम है, यानी जनसंख्या में बच्चों का अनुपात क्या हो जाएगा, कम। तो ये ध्यान रखना, अगर जन्म दर में क्या होती है, हमेशा कमी, तो जनसंख्या में बच्चों का अनुपात क्या हो जाता है, कम। और ऐसा लगभग
देखने को मिलता है विकसित देशों में, यानी विकसित देशों में इस तरह की परिस्थिति बनती है। तो बेटा ये था हमारे सिलेबस में एक पॉइंट, आयु लिंग पिरामिड क्या होते हैं, जिसमें आयु वर्गों में पुरुष और महिलाओं की संख्या को व्यक्त किया जाता है। पिरामिड कैसे बनाते हैं, हमारे सिलेबस में 3 तरह के पिरामिड हैं, विस्तारित जनसंख्या को व्यक्त करने वाले, स्थिर जनसंख्या को व्यक्त करने वाले और घटती या ह्रासमान जनसंख्या को व्यक्त करने वाले। यहाँ से कोई बड़ा सवाल नहीं बनेगा, इतना जरूर बन सकता है विस्तारित जनसंख्या ग्राफ के अंदर आयु लिंग पिरामिड की आकृति त्रिभुजाकार है, बाकी स्थिर जनसंख्या घटती जनसंख्या के अंदर आप घंटीनुमा आकृति के आयु लिंग पिरामिड देखने को आपको मिलते हैं। त्रिभुजाकार में नाइजीरिया का है, घंटीनुमा में ऑस्ट्रेलिया का है, और जिसका आधार संक्रय है घंटीनुमा वो जापान का है। इधर ये बताता है कि जन्म दर बहुत ज़्यादा है, उधर ये बताता है कि जन्म दर बहुत कम है, और इधर ये बताता है जन्म दर लगभग मृत्यु दर के क्या है, बराबर है। तो इन तीनों ही परिस्थितियों में बीच वाले में जनसंख्या स्थिर रहेगी, उधर जनसंख्या घटना चालू हो जाएगी यानी ऋणात्मक, और इधर जनसंख्या में वृद्धि ज़्यादा होगी क्योंकि इसका आधार जो है वो बहुत चौड़ा है, यानी निम्न आयु वर्ग में जनसंख्या क्या है, ज़्यादा है, यानी जनसंख्या के अंदर जन्म दर क्या है, ज़्यादा है। तो उम्मीद है बेटा ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। इससे संबंधित जो अभ्यास प्रश्न है वो अपन पार्ट जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट 4 के अंदर हम इस चैप्टर से संबंधित अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, पढ़ते रहिए। थैंक यू।